नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अगर आपने एक मूवी देखी है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, तो उसमें एक डायलॉग, एक संवाद आता है जहां पर दो जादूगर हैं। एक बोलता है कि यू हैव नो पावर हियर। यही चीज बिल्कुल हमें याद आई जब कल के केस में पूजा खेड़कर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने अधिवक्ता के थ्रू ये बोला कि यूपीएससी यू डोंट हैव पावर। अरे यूपीएससी के पास पावर नहीं है, आखिर किस चीज की बात हो रही थी? खैर, आपको बता दें, पूजा खेड़कर केस तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। ये केस एलिज्ड एक तरह से फोर्स डॉक्यूमेंट का है, अपनी चीजों को छुपाने का है। यहां पर यह भी बोला गया कि इन्होंने अपना नाम बार बार बदला है और एक कोटा का इन्होंने यूज किया है जिसके लिए अधिकृत नहीं है। ये सारी चीजों का इल्जाम इन पर लगा हुआ है और दिल्ली हाईकोर्ट में फिलहाल इनका जो अरेस्ट होना था उसको रोक भी दिया गया था। पर कल 27 अगस्त को जब इनका खत्म होने वाला था, वो जो इंटरिम ऑर्डर था जो इनके जेल टर्म को रोक रहा था, तो वापस से इन्होंने कुछ किया है और लिखा है कि यूपीएससी यू डोंट हैव पावर हियर। आइए देखते हैं कि आखिर किस पावर की बात की जा रही है। जी हाँ, पूजा खेड़कर का केस फिर सामने आता हुआ और बड़ी कॉन्फिडेंटली बोलते हुए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। रिजॉइंडर फाइल किया है पूजा खेड़कर जी ने, एक रिजॉइंडर फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट में दलीलें दी हैं कि देखिए ऐसा है, पहले तो मेरा जो एंटिसिपेटरी बेल है उसका आप समय अवधि बढ़ा दें, क्योंकि अरेस्ट कभी भी हो सकते हैं। और एंटिसिपेटरी बेल को बढ़ा भी दिया। सीकिंग एंटिसिपेटरी बेल बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट व्हिच अगेन हैज बीन इंक्रीज बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। इनको और अवधि दे दी गई है, इनका भी अरेस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, इन्होंने साफ लिखा कि जब एक बार मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मेरा अपॉइंटमेंट हो चुका है एज अ प्रोबेशनर, ये यूपीएससी का पावर नहीं है कि वो मेरा कैंडिडेचर खत्म करे। एज सुन एज आई गॉट अपॉइंटमेंट, इट वाज वाया डीओपीटीज लेटर which is actually under PMO, which works under the sign of president. Now UPSC does not have the power, or the UPSC seizes the power to have my disqualification being done. मेरा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर सकती। तो किसके पास पावर है? इन्होंने बोला पावर बस एक ही के पास है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के ही पास है सब पावर है कि वो मेरे कैंडिडेचर पे कुछ सवाल उठाए और मुझे हटा सके। अलोन कैन टेक एन एक्शन। अच्छा, ये इतना बड़ा दावा किसके तहत बोल रही हैं? इनके पास दो रूल हैं जिनका ये यूज करें या इनके अधिवक्ता यूज करें। पहला रूल है जो ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट है 1954 का, इसमें एक रूल है। और दूसरा रूल है प्रोबेशनल रूल्स का, जो 2022 में ही सीएससी के तहत अनाउंस किया गया था, उसी में ही है। मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के तहत जो अनाउंस हुआ था प्रोबेशनल रूल्स, उसके तहत है। इन दोनों की भी अभी परीक्षा करेंगे, पर आइए समझते कुछ और चीजें भी यहां पर। जी हाँ, इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने बड़ा रिप्लाई दिया, समझिएगा, बड़ा कॉन्फिडेंट रिप्लाई है इनका। इनका कॉन्फिडेंट रिप्लाई ऐसा है कि देखो ऐसा है, मेरा एडमिशन या मेरा सिलेक्शन होता है आईएएस में बेस्ड ऑन मेरिट इन दैट कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये मेरा 5th अटेम्प्ट में होता है। और मैंने इसके प्रायर अटेम्प्ट्स में लगभग 2012 से 17 तक ये अलग चीजें थी। मतलब अगर आप इस इमेज को आप समझे तो दो चीजें कहना चाह रही हैं कि मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये है कि मेरा जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है आईएएस के तौर पर, वो एक पीडब्ल्यूडी या पर्सन विद जो आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उस कोटा के तहत हुआ, और ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था इस कैटेगरी के अंदर में। पर मेरा 2012 से 17 तक ये सेम कैटेगरी नहीं थी। उस समय मैं जनरल कैटेगरी में ही थी। ये बाद में मुझे पता चला कि ऐसी चीजें हुई हैं, इसलिए मैंने इस कोटा का यूज किया है। और इस कोटा के तहत ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है अंडर दिस कैटेगरी, और मेरे पास 9 अटेम्प्ट्स हैं यहां पर। उस कैटेगरी में मैंने इसका लाभ लिया है। तो आप दोनों को मैच क्यों कर रहे हैं भाई? आप दोनों को मिला क्यों रहे हैं? ये इनका कहना है, हमारा कहना नहीं है। वहां जो अधिवक्ता है वो कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक कॉन्टेक्स्ट है 2012 से 17 तक, जहां पर इनका कैटेगरी कुछ और है, और 17 के बाद से जो इन्होंने एग्जाम दिया है, इनका 5वां अटेम्प्ट था जहां पर इनकी कैटेगरी कुछ और है। तो आप दोनों को मिला कैसे रहे हैं? अब ये बात तो कोर्ट भी अभी समझेगी और संज्ञान लेगी इस बात का भी, पर फिलहाल आपको कुछ और चीजें बताएं। इन्होंने साफ साफ ये भी बोला है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही दिए हैं। मेरा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्मतिथि और व्यक्तिगत जानकारी सहित अन्य सभी विवरण डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म या कि डीएएफ में सुसंगत बने हुए हैं। मेरे द्वारा दिए गई सारी डिटेल्स बिल्कुल सही हैं। मैंने कोई चीज नहीं छुपाई है यूपीएससी से, ये इनका आरोप है। ये इनका कहना है। अब आरोप के अपेक्ष में इनका कहना है कि मैंने कुछ नहीं छुपाया है यूपीएससी से, मैंने उनको सारी डिटेल्स दी है। यहां तक कि इन्होंने चीजों का ब्यौरा दिया। 2019, 21 और 22 में पर्सनालिटी टेस्ट के दौरान एकत्रित किए गए बायोमेट्रिक डेटा भी हैं, जो कि साइबर और फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से मेरी पहचान को सत्यापित किया और सत्यापित की गई यूपीएससी के द्वारा। पहला सत्यापन
6 मई 2022 को फिर से पर्सनालिटी टेस्ट के दौरान मेरे आयोग द्वारा सभी दस्तावेजों को फिर से सत्यापित किया जाता है और नाम और प्रमाण पत्रों में विसंगतियों को ठीक कराने के लिए मैंने ऑलरेडी हलफनामा एफिडेविट दे रखा है और आधिकारिक राज्यपत्र भी प्रस्तुत किए हैं। मतलब मैंने गैजेट में भी जो निकलवा रखा है, अपना नाम बदलकर वो भी डाल रखा है, मैंने हलफनामा एफिडेविट भी दे रखा है और मैं इन सबों को ठीक कराने के लिए ऑलरेडी दे चुका हूं। ये सब चीज मेरे पास है और मैंने आपको दिया हुआ, यूपीएससी को दिया हुआ है। अब यूपीएससी इसके जवाब में क्या बोलता है देखना बाकी है। पर यहां पे बड़े कॉन्फिडेंटली पूजा खेड़कर ने बोला अधिवक्ता के थ्रू कि हमने सारी चीजें दे रखी हैं, हमारे नाम को, हमारे सारी चीजों को तो आप ऑलरेडी सत्यापित कर चुके हैं। तो अब अचानक से केस कैसे बनता है, ये इनका आरोप था। खैर हमने कुछ और देखने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या। यूपीएससी ने इनके खिलाफ जो एफआईआर फाइल की है वो धोखाधड़ी की और एफआईआर में उन्होंने ये लिखा है साफ साफ कि इन्होंने अपना नाम इतनी बार बदला है कि हम ट्रैक ही नहीं रख पा रहे कि इनका नाम है क्या। तो हमने एक एफआईआर फाइल की है क्रिमिनल, जो कि एक प्रोसिक्यूशन के लिए, और दूसरा हमने इनको शो कॉज नोटिस भेजा है कि हम आपका कैंडिडेचर क्यों ना खत्म करें, मैं आपका कैंडिडेचर क्यों ना ध्वस्त कर दूं, वॉयलेट कर दूं, खत्म कर दूं। तो मैंने शो कॉज नोटिस भेजा हुआ, यूपीएससी ने भेजा हुआ है कि मैं आपको आगे कभी किसी एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा। ये तो ऑलरेडी अब लग चुका है। तो इनका आरोप है कि आपके पास एफआईआर करने की जो आपके पास पावर थी वो आपने इस्तेमाल की और मैंने तो धोखाधड़ी किया ही नहीं है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट आपको दे रखे हैं, ये इनका कहना है। और दूसरी बात पे इनका कहना है कि आप शो कॉज नोटिस लाख देखते रहो पर यूपीएससी के पास ये पावर नहीं है कि अब वो मेरा कैंडिडेचर खत्म करे। अब मैं एस्पिरेंट नहीं हूं, अब मैं आईएएस हूं, एक्स आईएएस हूं भले ही मैं अभी फिलहाल, पर मेरा कैंडिडेचर अगर खत्म करना है, आईएएस से मुझे हटाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डीओपीटी कॉल लेगी। जी हाँ, हमने थोड़ा सा और ढूंढने की कोशिश की। जो प्रोबेशन के रूल का जिक्र किया जा रहा है वो रूल नंबर 19 है और 19 हो 20 हो, ये सारा टर्मिनेशन ऑफ प्रोबेशन की बात की जा रही है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, डीओपीटी के ही हवाले से है। डीओपीटी कहता है कि डिसीजन जैसा कि कोई इंप्लॉय कंफर्म हो या फिर ना हो, ये सून ले लेना चाहिए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द इनिशियल प्रोबेशनरी पीरियड, दैट इज विद इन 6 to 8 वीक्स, 6 से 8 हफ्तों में आपको ये फाइनल कर लेना है और कम्युनिकेट कर देना इन राइटिंग टू द एम्प्लॉय टुगेदर विद रीजंस इन केस ऑफ एक्सटेंशन। अगर आपका प्रोबेशन एक्सटेंड हो रहा है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। प्रोबेशनर हु इज नॉट मेकिंग सैटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस और हु शोज हिमसेल्फ टू बी इनएडिक्वेट फॉर द सर्विस इन एनी वे should be informed of his shortcomings well before the expiry of the original probationary period so that he can make special efforts at self improvement। मतलब अगर कहीं भी लगता है कि भाई मुझे कुछ ठीक करना है तो ये डीओपीटी जिम्मेदारी है, वो बताएगा। पर डीओपीटी साफ साफ बोलती है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके पास ये पावर है कि वो टर्मिनेट कर सकती है। तो मान लीजिए यूपीएससी नहीं भी अगर करती है, यूपीएससी शो कॉज नोटिस भी देती है, तो अगला पड़ाव तो डीओपीटी का ही है। और हमें पता है कि अगर आपको प्रेसिडेंट नियुक्त कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट के ही पास पावर है कि वो आपको हटा भी सकते हैं और किसी के पास पावर तो होगा भी नहीं। ये आपको जो भी मिली होंगी, जो सुविधाएं मिली होंगी वो ठीक है, पर अगर यहां पर मैंने शोकॉज नोटिस दिया तो यूपीएससी इसमें कहीं से भी गलत नहीं थी। उसको अपने आप को ठीक तरीके से बिहेव करने के लिए, ठीक तरीके से आगे चलाने के लिए सही अच्छा कदम था ताकि दुनिया लोगों का, सारा का लोगों का ट्रस्ट बन सके उनके ऊपर। पर यहां पर फिलहाल दिख रहा है कि हाँ, टर्मिनेशन ऑफ प्रोबेशन की जहां बात आएगी तो वहां डीओपीटी ही जिम्मेदार होगा, वही इसका टर्मिनेशन कर सकता है। अच्छा, हमने और कुछ ढूंढने की कोशिश की कि आखिर क्या-क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के फ्रॉम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, क्या-क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं। अगर आप गलत झूठी इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे, अगर आप आंसर शीट के साथ टेम्परिंग करते हैं, अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं, जैसा कि अगर आप कहीं कार्यरत हैं और आपने वहां का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। साथ ही में अगर आप अनफेयर मीन्स में, मतलब आप कुछ ऐसा मटेरियल यूज कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, आप इंपर्सोनेशन कर रहे हैं, आप कुछ और हैं, कोई और है और आप कोई और बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन ही गलत दी अपने एप्लीकेशन में, आप डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आप प्रोहिबिटेड आइटम्स लेके जा रहे हैं, आप ड्रेस कोड नहीं पहने हैं, तो ये सारे कारण बन सकते हैं कि यूपीएससी ही आपका कैंडिडेचर डिस्क्वालीफाई कर दे। ये यूपीएससी के पास पावर है। पर एक बार जब आप यहां से बनकर चले जाते हैं और आप आईएएस के पद पर नियुक्त हो जाते हैं तो ये पावर डीओपीटी के पास होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो या तो आपको कोर्स डिस्क्वालीफाई करेंगी या फिर आपको डीओपीटी करेगा, ये सच्चाई है। पर फिलहाल तो एफआईआर तो फाइल कर ही सकता है, यूपीएससी के साथ धोखाधड़ी हुई तो एफआईआर तो फाइल करेगा ही, और शो कॉज नोटिस उसने भेजा जिसमें कि कोई भी गलत नहीं दिख रहा है। पर खैर अभी इस पे कोर्ट निर्णय लेगी तो देखते हैं क्या होता है। फिर ऐसी चीजों के जानने और समझने और जुड़ने के लिए ये चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें और ऐसी चीजें भी मिलती रहती हैं जो आपके बीच बीच में कुछ ऐसे भी कारण बनते हैं, चलो पढ़ लो, अब पढ़ ही लिया जाए। 24,999 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। सीएमसी कोड लगाइए, इस कोर्स में जुड़ जाइए,
आपको मिलेगी नई नई चीजें, आपको मिलेगा एक एक्सपीरियंस, अनुभव, जो कि आपको यूपीएससी के पूरे इस एग्जाम प्रोसेस पे, प्रक्रिया में बहुत मदद करने वाला है। सीएमसी कोड याद रखिएगा, सीएमसी। और इसी को लगाकर आप हमारे ज्योग्राफी ऑप्शन में भी पार्ट ले सकते हैं। बेहतरीन ह्यूमन ज्योग्राफी चालू हो चुका है, आप जुड़ जाइए, बाकी ऑप्शन भी हमारे पास चल रहे हैं। साथ ही में हमारे बैचेस है लिबर्टी, मंजिल और मिशन आईएएस बैच, ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में है, ये 3 साल का इंग्लिश में है। आप सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए इन बैचेस में। एक बड़ा ऑफर, 3 साल का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो जी हाँ, मिशन आईएएस बैच 2 सितंबर से चालू हो रहा है, आप जुड़ सकते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।